तो अभी मैंने आपको ट्रेलर दिखाया। आज मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसकी थीम क्या है वो भी बताऊंगा और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से कोर टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी ये पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेखा जोखा है। इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ तक यदि आपने रुक गए हैं वीडियो तक तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मैं आपको एक फंडामेंटल राइट से संबंधित नोट्स दिखाऊंगा। यदि वो नोट्स आपको चाहिए होंगे तो कमेंट में लिख देना फंडामेंटल राइट्स। बस हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए, मैं यहाँ पर वो नहीं बताने वाला कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको रियलिटी से रूबरू कराने आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं मिलती है। तो मेरे वीडियो से उनको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। जो फ्रेशर हैं, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि अपना टाइम बचाना चाहते हो 2-3 साल, क्योंकि अमूमन बच्चे जब ट्रैप हो जाते हैं, गाइडेंस सही से नहीं मिलती, मिस गाइड होने लगते हैं, तो कुछ नंबरों से वो एग्ज़ाम में रह जाते हैं या सीसेट में रह जाते हैं। यदि ये आपको मतलब ऐसा लग रहा हो कि मैं तो भैया तो ऐसी खाम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। या हो सकता है कि मैं इसलिए आपको ये लग रहा हो कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि जब तक आप उस पर वॉच नहीं करोगे, रुकोगे नहीं वीडियो पे, वीडियो को पुश नहीं करेगा। तो ऐसा है क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, और इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि हम बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन को खोल पाएँ या वेबसाइट बना करके आपको फ्री में मटेरियल को प्रोवाइड कर पाएँ। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन पॉलिटी का, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने की थोड़ा हम हिमाकत करते हैं। 2024 में, 2021 में और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न 1, निजता के अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको नहीं भी पता है ना, फिर भी आप आंसर देने की कोशिश करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, कोर मजबूत होगा, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। यदि आप इस सोच से आए हैं कि हम तो कम पढ़कर भी इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यहाँ पर देखो, आपको ना कम पढ़ना ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको गाइडेंस में रह करके पढ़ना है। जो गाइडेंस में रह करके पढ़ेगा वही इस एग्ज़ाम को निकालेगा, और गाइडेंस हर कोई देगा नहीं आपको। जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बहुत अच्छी उसके पास मार्गदर्शिका होगी, वो आपको तो गाइड बिना पैसों के तो करेगा ही नहीं, और बाकी वो गाइड आपको खूब करेंगे आपके दोस्त, यार, टीचर वगैरह। चलिए, मैं पता नहीं क्यों मेन टॉपिक से भटक करके आपको ये बताने लगता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए, आपको नहीं आंसर आपने इसका सोच लिया होगा, अब हम आपको आंसर बताते हैं। तो ये देखिए, राइट टू प्रिवेसी 2017 में पुट्टास्वामी वाद आया था, तो उस समय इसको आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। लेकिन यूपीएससी का जो पैटर्न है और जो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करती है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जितनी भी ऑप्शन है ना, यदि आप पीवाईक्यू को पढ़ रहे हैं तो सभी ऑप्शन के बारे में जानना, जो खासकर फ्रेशर है और जो बहुत अरसे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए तो ये चीज़ें ऑप्शन हलवा होगी। अब थोड़ा और हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो 21 है ना, ये बहुत ही वास्ट आर्टिकल है।
ये आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। राइट टू लिबर्टी से संबंधित ये आर्टिकल है और इसमें बहुत सारे आपके अधिकार शामिल होते हैं वो समय समय पर शामिल किए गए हैं, जैसे कि निजता का अधिकार 2017 में शामिल किया गया। फिर PIL वो भी इसी के अंतर्गत आता है। शांत तरीके से, साइलेंट तरीके से अच्छी नींद लेने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। विवाह करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आप किस तरीके से बाल रखें, किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहते हैं या किस तरीके का भोजन खाना चाहते हैं, वो सभी आर्टिकल 21 से ही जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 21 फेवरेट फंडामेंटल राइट्स है UPSC का। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 पे अपनी निगाहें दौड़ाएं। प्रतिषेध रिट यानी रिट ऑफ प्रोहिबिशन किस प्रयोजन से जारी की जाती है? ऑप्शन ए है अवैध हिरासत से रिहाई के लिए, ऑप्शन बी है सार्वजनिक कर्तव्य पालन के लिए, और ऑप्शन सी है, ये देखिए, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए, ऑप्शन डी है सार्वजनिक पद की वैधता जांचने के लिए। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। चलिए, आपने आंसर को सोच लिया होगा। अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं और एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, अमूमन बच्चे इन्हीं रिट में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यही रिट उनको अच्छी तरीके से ना याद होता है, ना ही सही तरीके से समझ पाते हैं। तो प्रतिषेध और एक रिट और है उत्प्रेषण, दोनों का मतलब अर्थ एक ही जैसा है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है। तो मूलभूत अंतर क्या है कि प्रतिषेध जो रिट है वो तब जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही होती है, यानी अपने अधिकार जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसका उल्लंघन करके वो निर्णय दे रहे होते हैं। तो निर्णय अभी इन्होंने दिया नहीं है, तो जब कोई भी निचली अदालतें निर्णय जब नहीं देती है तो प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय देना चाह रही है, लेकिन निर्णय दिया नहीं है, तब उसको ऊपरी अदालत रोक देती है इस रिट को जारी करके। और ठीक ही उसका थोड़ा बहुत उल्टा उत्प्रेषण होता है। यहाँ पे जो निचली अदालतें होती है वो निर्णय दे चुकी होती है और अधिकार क्षेत्र का अपना उल्लंघन कर चुकी होती है, तो फिर मुकदमा ऊपरी अदालत द्वारा मंगाया जाता है, फिर उसको मुकदमे को पलट सकती है, यानी निचली अदालतों के निर्णय को ऊपरी अदालत पलट सकती है, या उसमें संशोधन करके प्रस्तुत कर सकती है या निर्णय दे सकती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। जो बताया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए इस रिट को जारी किया जाता है, और जब निचली अदालत निर्णय दे देती है और अपने अधिकार क्षेत्र को उल्लंघन कर देती है तब उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। रिट हमारे पास 5 होते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं जब अपने खुद द्वारा, मतलब जब वो संज्ञान लेता है तब, या फिर किसी नागरिकों द्वारा इस रिट को जारी करवाया जाता है। ओके। और 226 के तहत हाई कोर्ट का अधिकार होता है रिट जारी करने का। ओके। हाई कोर्ट का जो रिट का जो अधिकार होता है वो काफी वास्ट होता है, किसकी तुलना में? सुप्रीम कोर्ट के रिट के जारी करने की तुलना में। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 16 उपबंध 4, ये देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 16 उपबंध 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। तो क्या ये बात सही है? यदि आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि संविधान में प्रशासन की दक्षता को
किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। ये कानूनी रूप से या सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया है कि प्रशासन की दक्षता क्या होती है। तो ये थीम है, इस थीम को पकड़ लो। ये एक थीम है यूपीएससी का। वो क्या करता है कि इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता है कि बताओ ये संविधान में परिभाषित है या नहीं है, या ये संविधान में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। जैसे कि संघीय शब्द का क्या इस्तेमाल किया गया संविधान में? नहीं, बल्कि राज्यों, इसकी जगह क्या किया गया? राज्यों के संघ की बात की गई है, राज्यों के संघ की बात की गई है ना। फिर क्या राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो हाँ जी किया गया, राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा क्या अल्पसंख्यक जो शब्द उसको परिभाषित किया गया, अल्पसंख्यक शब्द को। तो देखो इस शब्द को उसमें लिखा तो गया है, उसमें आपको देखने को तो मिलेगा आर्टिकल 30 में, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। परिभाषित समय समय पर कौन करती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है, यानी उच्च न्यायालय करती है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा एक थीम और क्या है कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती है, कुछ सांविधिक संस्थाएं होती है, कुछ गैर सांविधिक संस्थाएं होती है। तो ये भी यूपीएससी पूछता है, ये भी उसकी थीम है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से मालूमात कर लेनी चाहिए, या इस पे आपको कमांड हासिल करनी चाहिए। सभी संवैधानिक संस्थाओं को आपको याद करना चाहिए, और सांविधिक भी गैर सांविधिक भी। यदि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में लिख देना। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला है, तो उसको जा करके हमारे चैनल में देख सकते हैं पोस्ट सेक्शन में। ठीक है साथियों, अब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में पूछा गया था, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? अभी मैंने आपको बताया था प्रथम प्रश्न पे। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है, और हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की, संचरण करने की, व्यापार करने की, कोई भी वेश्या चुनने की, व्यापार करने की, संघ बनाने की। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 है। लेकिन जो आर्टिकल 19 के तहत जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है ना, वो पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप समझते हैं एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी पूर्ण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100%, यानी जो आपको स्वतंत्रता मिली है ना, तो किसी भी तरह से उसमें आप कोई भी खलल नहीं कर सकता आपकी स्वतंत्रता में, ना उसका हनन कर सकता है। आप एब्सोल्यूट से हनन किसी और की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन यूं कह लो ये गाना है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो एब्सोल्यूट कुछ इसी पर, एब्सोल्यूट स्वतंत्रता का मतलब वही है। यदि कोई रात के 2 बजे गाना बजाना चाहे तो बजा सकता है, उसको एब्सोल्यूट स्वतंत्रता के अंतर्गत गिना जाएगा। लेकिन हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधित स्वतंत्रता है। बंधित स्वतंत्रता यानी हमारे पास पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, यानी हम अपनी स्वतंत्रता का पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के अधिकारों का, स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो, हनन ना हो। तो एब्सोल्यूट का अर्थ आप समझ गए। संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 जो है, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, तो वो एक एब्सोल्यूट स्वतंत्रता है। किसी भी रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, अस्पृश्यता को समर्थन नहीं किया जा सकता। तो क्या आपको पता है कि अस्पृश्यता क्या संविधान में परिभाषित की गई है? नहीं किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यकों के लिए है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 में हमें मिले हैं। नेक्स्ट 2021 में पूछा गया था कि भारत में, इसका आंसर हमने दिया नहीं दिया? हाँ दिए। प्रश्न 5 क्या कहता है? भारत में संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए कह रहा है केवल नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है। देखिए जब भी आपको स्टेटमेंट में ओनली या केवल शब्द मिल जाए या सभी मिल जाए,
ऑल मिल जाए। ठीक है, तो 99% क्या होता है कि ये गलत ही होते हैं। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा होगा ना, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गलत कर सकते, काट सकते हैं, तो 99% आपके चांसेस हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तभी ये ट्रिक अपनाना है, और आपको आंसर पता था फिर ये ट्रिक क्यों अपनाएंगे, सीधा आंसर मारिए। बी क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध विधिक अधिकार, एनी कह रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन को बता रहा है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस एक्सट्रीम वर्ड जो भी होंगे उसको आप काट सकते हो, वो अमूमन 99% गलत ही होते हैं स्टेटमेंट वो। तो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध विधिक अधिकार, क्या ये सही हो सकता है? अच्छा 1 मिनट, सही, हाँ ठीक है, ये गलत बता दिया मैंने आपको, ऑल की बात कर रहा था मैं, सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। यहाँ पे देखो किसी भी व्यक्ति के लिए, ये देखो 99% मैंने बताया था गलत होगा जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध विधिक अधिकार, और यहाँ पे देखो केवल, तो केवल वाला तो कट गया, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध विधिक अधिकार, ये गलत है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध विधिक अधिकार, ये करेक्ट होगा। और इसके लिए जो संवैधानिक संशोधन है वो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था संविधान में, आर्टिकल 300 का या 300 ए, दोनों में से कोई भी आ जाए एक ही आंसर होगा, ए को का कर दिया है बस। और भाग जो है भाग 12, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछता है और पूछे गए हैं। यूपीपीएससी के एग्जाम में तो संपत्ति के अधिकार से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, और बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो अमूमन जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते, वैसे तो उत्तर भारतीय ही तो एग्जाम दे रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वो यूपी के या बिहार के यही सही होते हैं, इसलिए वो बीपीएससी या यूपीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं। यदि आप अच्छे तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन, यानी मोस्टली आपकी तैयारी बीपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए भी हो जाती है, बस थोड़ा 30-40% और आपकी तैयारी रह जाती है बस। नेक्स्ट 2021 में पूछा गया है, विधि का शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे देखो थीम पकड़ो, विशेषताएं। तो यूपीएससी क्या करता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी विशेषताएं पूछता है, रूल ऑफ लॉ की विशेषताएं पूछ लेगा, संघात्मक शासन की विशेषता पूछ सकता है आपसे, संघात्मक शासन, ठीक है ना, संघात्मक शासन की विशेषता, और लोकतंत्र की विशेषता पूछ सकता है आपसे, यानी जिस किसी की विशेषता बनती है वो पूछा जा सकता है, या फिर संसदीय प्रणाली की विशेषता आपसे पूछ सकता है। ये उसकी थीम है, विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछना, यानी ये हो गया आपका कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन। तो केवल फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी, कंसेप्ट वाइज भी पूछती है, फैक्ट भी पूछती है। आपके 20 से 30 फैक्ट रहेंगे, बाकी आपके कंसेप्ट और करंट अफेयर्स इस पर आधारित होगा। 40 तक मान सकते हो, क्योंकि कुछ फैक्ट स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि विधि का शासन की प्रमुख विशेषताएं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, शक्तियों का परिसीमन। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है विधि की समक्षमता, सॉरी ये देखिए, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्षमता, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। फिर कूट में क्या ऑप्शन में क्या दे रखा है, केवल 1 और 3, बी में दे रखा है केवल 2 और 4, और सी में दे रखा है केवल 1, 2 और 4, और डी में सभी, यानी 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर क्या होगा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको देखो, शक्तियों का परिसीमन, किसी भी लोकतंत्र में या संविधान द्वारा जो शासन किया जाता है, शक्तियों पे परिसीमन लगाया जाता है। परिसीमन का मतलब होता है कि उसको सीमित किया जाता है, तो शक्तियों का यहाँ पे सीमित किया जाना रूल ऑफ लॉ की एक विशेषता है, तो ये करेक्ट है। विधि की समक्षमता, रूल ऑफ लॉ कानून के नज़र में तो सब समान है, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी समान है, और ये नकारात्मक पक्ष को बताता है विधि के समक्षमता। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, देखो ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी नहीं, लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती थी। इन्होंने स्टेटमेंट को क्या कर दिया,
पलट दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो एक थीम आपकी यहाँ पे ये पकड़ में आ गई कि वो क्या करता है, स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखता है कि ए को बी कर देगा, बी को ए कर देगा। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर ये वो स्टेटमेंट 4 देखिए, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो रूल ऑफ लॉ है तो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की तो बात होगी, क्योंकि कानून बना करके कुछ अधिकार हमें दिए जाते हैं, स्वतंत्रता दी जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, लॉजिकल बात है। नहीं तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला शासन होगा ना, कानून का शासन नहीं होगा तो जिसकी लाठी उसका भैंस वाला शासन हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1, 2 और 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा।